नमस्कार। जब हम भारत के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ताजमहल, मसाले, त्योहार, बिल्कुल। लेकिन एक और चीज है जो भारत को बहुत खास बनाती है और वो है इसकी प्राकृतिक संपदा। मतलब हमारे विशाल जंगल, अनोखे जानवर और न जाने कितने तरह के पेड़ पौधे। पर ये जो बेशकीमती खजाना है ना, ये आज खतरे में है। तो आज हम भारत के जंगलों और वन्य जीवों को बचाने की जो एक बड़ी लड़ाई चल रही है, उसे करीब से समझने वाले हैं। चलिए बात को एक आंकड़े से शुरू करते हैं जो सच में चौंकाने वाला है। पूरी दुनिया में जितनी भी बायोलॉजिकल सब स्पीशीज हैं, मतलब जितने भी तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं, उनमें से 8%, जी हाँ 8% अकेले भारत में मिलते हैं। ये लगभग 16 लाख प्रजातियां हैं। ये संख्या इतनी ज़्यादा है कि कई देशों में तो कुल मिला के भी इतनी प्रजातियां नहीं हैं। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है, भारत की बायोडाइवर्सिटी को बचाना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरी कहानी को हम 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि भारत की ये जो बायोडाइवर्सिटी है वो आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि हमारे वन्य जीवों पर संकट क्यों मंडरा रहा है। इसके बाद बात करेंगे कि सरकार ने इन्हें बचाने के लिए क्या कदम उठाए हैं, और आखिर में सबसे जरूरी जानेंगे कि आम समुदायों ने इसमें क्या भूमिका निभाई है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, भारत की जैव विविधता। अब सवाल यह है कि बायोडाइवर्सिटी का असल मतलब क्या है और ये हमारे लिए इतनी खास क्यों है। देखिए, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता का सीधा सा मतलब है हमारे चारों ओर मौजूद लाखों तरह के पेड़ पौधे और जानवर। लेकिन ये बस अलग अलग नहीं हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। सोचिए, ये एक बहुत बड़े उलझे हुए जाल की तरह हैं, एक जीता जागता नेटवर्क जिसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। और मजे की बात यह है कि हम इंसान भी इसी नेटवर्क का बस एक छोटा सा हिस्सा हैं। हम जो सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, जिस मिट्टी में अनाज उगाते हैं, वो सब इसी सिस्टम की देन है। अब इन सभी प्रजातियों को बचाने के लिए उन्हें समझना जरूरी है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है IUCN, जो ये बताती है कि कौन सी प्रजाति कितने खतरे में है। कुछ तो सामान्य हैं, जैसे चीड़ के पेड़ या चूहे, जो आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन फिर आती हैं संकटग्रस्त प्रजातियां, जैसे काला हिरण या मगरमच्छ, जिनके सिर पर लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। एशियाई हाथी जैसी प्रजातियां सुभेद्य यानी वल्नरेबल हैं, मतलब उन पर भी खतरा बढ़ रहा है। और कुछ जैसे कि एशियाई चीता, दुख की बात है कि भारत से लुप्त ही हो चुके हैं, मतलब अब वो यहां नहीं पाए जाते। और यहीं से हम अपने दूसरे हिस्से पर आते हैं, वन्य जीवों पर संकट। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, हमारी ये अनमोल दौलत इतनी तेजी से खत्म क्यों हो रही है। तो इसके पीछे वजहें क्या हैं? असल में कई हैं। हमारी बढ़ती आबादी के लिए खेती का विस्तार हो रहा है, बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, झूम खेती हो रही है, और माइनिंग यानी खनन। इसका एक सीधा सा उदाहरण है पश्चिम बंगाल का बक्सा टाइगर रिजर्व। वहां डोलोमाइट की माइनिंग ने बाघों के आने जाने के रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया है, जो बहुत बड़ा खतरा है। और इन सब के ऊपर से अवैध शिकार, जानवरों का गैर कानूनी व्यापार और प्रदूषण तो है ही। अगर इस समस्या का स्केल समझना है तो जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 1951 से 1980 के बीच, यानी सिर्फ 30 सालों में 26,200 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जंगल की जमीन को खेती के लिए साफ कर दिया गया। 26,200। जानते हैं ये कितना बड़ा इलाका है? ये लगभग पूरे मेघालय राज्य के बराबर है। सोचिए, एक पूरा का पूरा राज्य, जितने जंगल सिर्फ 30 साल में काट दिए गए। और ये मत सोचिए कि ये संकट सिर्फ जानवरों पर है, पेड़ पौधों की भी अपनी कहानी है। जैसे ये हिमालयन यव नाम का एक औषधीय पौधा है। इसकी छाल से केमिकल निकलता है टैक्सोल, जो कैंसर के इलाज में काम आता है। कमाल की बात है ना? लेकिन विडंबना देखिए, इसी कीमती पौधे का इतना ज्यादा इस्तेमाल हुआ कि हजारों पेड़ सूख गए। मतलब जो चीज जीवन बचा सकती है, हम उसी को खत्म करने पर तुले हैं। तो सवाल उठता है कि इस बढ़ते हुए संकट से निपटने के लिए किया क्या गया। चलिए अब अपने तीसरे हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि सरकार ने संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए। तो देखिए, इसकी शुरुआत हुई 1960 और 70 में, जब पर्यावरणविदों ने आवाज उठानी शुरू की। उन्होंने एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम की मांग की, और इसी दबाव का नतीजा था 1972 का द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक ऐतिहासिक कानून था, एक मील का पत्थर। और इसके ठीक एक साल बाद 1973 में लॉन्च हुआ मशहूर प्रोजेक्ट टाइगर। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका।
समय के साथ इस कानून को और मजबूत बनाया गया। 80 के दशक में तितलियों और पतंगों को इसमें जोड़ा गया और 1991 में तो पहली बार पेड़ पौधों को भी इस सुरक्षा कवच में शामिल किया गया। तो ये 1972 का जो कानून था, इसने किया इसने एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार किया। पहली बात, इसने पूरे देश के लिए प्रोटेक्टेड स्पीशीज की एक लिस्ट बनाई। दूसरी बात, जो प्रजातियां खतरे में थीं उनके शिकार पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। तीसरी बात, जंगलों को कानूनी सुरक्षा दी। और चौथी, जानवरों और उनके अंगों के व्यापार पर भी रोक लगा दी। और इसी के तहत देश भर में नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाने का काम शुरू हुआ। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो ये शायद भारत की सबसे फेमस कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स में से एक है। 1973 में शुरू हुआ, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। इसका मकसद सिर्फ टाइगर को बचाना नहीं था। नहीं, इसका मकसद था पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बचाना। लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर जंगल का राजा यानी टाइगर सुरक्षित है, तो इसका मतलब है कि उसका पूरा घर यानी पूरा जंगल स्वस्थ और सुरक्षित है। लेकिन रुकिए, कंजर्वेशन की कहानी सिर्फ सरकारी कानूनों और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की नहीं होती। इसका एक और बहुत बहुत जरूरी पहलू है, और यही है हमारा चौथा और आखिरी हिस्सा, समुदाय और वन संरक्षण। भारत में प्रकृति की पूजा कोई नई बात नहीं है। यह हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है सदियों से। कई आदिवासी और स्थानीय समुदायों ने तो जंगलों के कुछ हिस्सों को देवी देवताओं का ही घर मान लिया है। इन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट या सीक्रेट ग्रोव्स कहा जाता है। ये वो जगह हैं जहां किसी भी तरह की छेड़छाड़ की मनाही होती है, और इसी वजह से ये जंगल आज भी वैसे के वैसे हैं जैसे सदियों पहले थे। और फिर वो पावरफुल जन आंदोलन है जिन्होंने वाकई इतिहास बदल दिया। कौन भूल सकता है 1970 के दशक का चिपको आंदोलन, जब हिमालय में गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उनसे चिपक गए थे। या फिर राजस्थान का बिश्नोई समुदाय, जो काले हिरण को अपने बच्चे की तरह मानते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। टेहरी का बीज बचाओ आंदोलन हो, या अलवर के 5 गांव की अपनी बनाई हुई भैरोदेव डाकव सेंचुरी, जहां 1200 हेक्टेयर जंगल की सुरक्षा वो लोग अपने बनाए नियमों से करते हैं। ये सब ग्रास रूट्स कंजर्वेशन के बेहतरीन उदाहरण हैं। तो जब सरकार ने देखा कि स्थानीय समुदायों में इतनी ताकत है, तो उन्होंने भी एक कदम बढ़ाया। 1988 में एक कमाल का प्रोग्राम शुरू हुआ, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी JFM। इसकी शुरुआत ओडिशा से हुई थी, और इसका आइडिया बहुत ही शानदार था। इसमें स्थानीय लोग और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो अक्सर आमने सामने होते हैं, वो दुश्मन नहीं बल्कि पार्टनर बन गए, और दोनों ने मिलकर खराब हो चुके जंगलों को फिर से हरा भरा करने का बीड़ा उठाया। तो हमने देखा कि कंजर्वेशन के 2 मजबूत पिलर हैं। एक तरफ हैं सरकार के बनाए कानून जो ऊपर से नीचे काम करते हैं, और दूसरी तरफ हैं आम लोगों की भागीदारी जो नीचे से ऊपर की ताकत है। लेकिन असली सवाल अब भी वही है कि इन दोनों के बीच एक बेहतर तालमेल, एक सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। कैसे गवर्नमेंट लॉज और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मिलकर काम करें ताकि हमारे जंगल और वन्य जीव हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहें। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना हम सब के लिए बहुत जरूरी है।